Hello learners, slow and steady wins the race and the race towards acing GATE and ESE. I'm here to make sure you win it. If you are struggling with the concepts of civil engineering, then strengthening your basics and practicing all kinds of questions can help you ace it. Learn live with me and get unlimited practice for GATE and ESE. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. So very good evening everyone. कैसे हैं सब लोग? I hope you all are good and doing well. So welcome everyone to your own YouTube channel Unacademy GATE CCH, जहाँ पे I am taking the detailed course on geotechnical engineering. अगर इससे पहले बात करूं, जब हम मॉड्यूल 1 कर रहे थे तो मॉड्यूल 1 में लगभग हमने बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए थे, जहां पे हमने पढ़ा था सॉइल वाटर रिलेशनशिप, सॉइल ओरिजिन, राइट, देन इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल क्लासिफिकेशन, वी हैव डन विद द सॉइल स्ट्रक्चर, स्ट्रेसेस इन सॉइल, सीपेज, परमिएबिलिटी, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये 9 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इन द मॉड्यूल 1 एंड इन द मॉड्यूल 2 आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉम्पैक्शन इन सॉइल. अगर मैं मॉड्यूल 2 में बात कर रहा हूं दोस्त, हम लोग क्या क्या कवर कर रहे होंगे? कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ, अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप. सो ये 5 टॉपिक है जो हम इस सेशन में कवर कर रहे होंगे. इस मॉड्यूल 2 में आपको मंथ के दौरान आपको कवर हो रहा होगा, राइट. तो मेरे दोस्त, जो भी बच्चे मॉड्यूल 1 नहीं किए हो, कोई बात नहीं, आप साथ साथ उसको रिवीजन करेंगे. साथ ही साथ मेरे दोस्त मॉड्यूल 2 प्रॉपर वे में स्टार्ट कर देंगे, चाहे आप लाइव कर रहे हो चाहे रिकॉर्डेड कर रहे हो, राइट. सो माय डियर फ्रेंड, इट्स अ डिटेल्ड कोर्स एज आई से. तो यार देखो, जो आप क्लास में पढ़ते हो दैट इज मोर देन इनफ. हमेशा हम बात बोलते हैं, जो आपको कंटेंट मिलता है वो मोर, हैव अ ट्रस्ट ऑन दैट कंटेंट एंड यू विल स्कोर गुड, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 10, दैट इज कॉम्पैक्शन इन सॉइल, राइट. तो मेरे दोस्त, बिफोर स्टार्टिंग अगर मैं कुछ अपने बारे में बताऊं, so my name is Abhishek Bhartiya. With more than 8 years of teaching experience in GATE and ESE, I qualified GATE with All India rank 136 and got selected in RVNL. Qualified various state exams. और ESE की अगर मैं बात करता हूं तो प्री और मेंस मेरा 2015 में निकल गया था, राइट. अवॉर्डेड एज GATE ESE Iconic Educator of the Year in 2022 and taught more than 1 lakh aspirants if I talk about the GATE as well as ESE, और चाहे मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को इंक्लूड करके बता रहा हूं, राइट. तो मेरे दोस्त, दीज आर द टॉप रैंकर्स जो अनअकैडमी के थ्रू टॉप रैंक्स लाए हैं, जहां पे अभी आपको टॉप 10 रैंकर्स आपको दिखाया जा रहा है. सिविल में भी अगर मैं बात कर रहा हूं तो यू कैन सी दैट शुभम कुमार मिश्रा फ्रॉम सिविल हैज स्कोर्ड AIR 1, और दीज आर द रैंक लिस्ट अंडर 100. तो सिविल में अगर मैं बात कर रहा हूं तो सिविल में 17 बच्चे टॉप 100 में थे from the Unacademy. Now, let's start the session. Let's start with the compaction in soil. Now, before understanding the compaction in soil, we should understand a simple meaning of compressibility. What is compressibility? What is compressibility? देखेंगे सब लोग. What is compressibility? Compressibility होता क्या है? What is compressibility? What is compressibility? Compressibility होता क्या है? What is the meaning of the word compressibility? Compress करना मतलब वॉल्यूम को reduce करना. When you apply certain loading or some techniques so that the volume get reduced, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? compressibility, right. किसकी compressibility की बात कर रहे हैं हम? किसकी कंप्रेसिबिलिटी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सॉइल के कंप्रेसिबिलिटी की, राइट. सो व्हेन आई से कंप्रेसिबिलिटी, तो ये बोल क्या रहा है भाई? बोल क्या रहा है? डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल
decrease in the volume of soil upon external loading बोल दे, external loading बोल दे, is referred as what? Is referred as compressibility. इसी को हम क्या बोल रहे हैं दोस्त? इसी को बोल रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल. सॉइल के लिए बात कर रहे हैं इसलिए हम सॉइल का लिख रहे हैं. इज रिफर्ड एज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल. नाउ माय डियर फ्रेंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इन जनरल जो सॉइल आपको फील्ड पे मिलता है, इन जनरल जो सॉइल आपको फील्ड पे मिलता है वो कितने फेज का होता है? इन जनरल जो सॉइल आपको फील्ड पे मिलता है वो कितने फेज का होता है? यस, 3 फेज का होता है. इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड, फ्लूइड में आपका लिक्विड एंड गैस. तो मेरे दोस्त, ये जो फ्लूइड में आपका जो मैंने लिक्विड और गैस बोला, ये कहां अवेलेबल होता है? ये वॉइड्स में अवेलेबल होता है, राइट? तो इन जनरल आपके सॉइल में 3 फेज देखा जा रहा है, जहां पे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है. नाउ when I apply the external load, what will happen? जब हम एक्सटर्नल लोड लगाएंगे कंप्रेसिबिलिटी करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, तो सबसे पहले ये जो लोड होगा ये कौन लेगा? दिस लोड विल बी टेकन अप बाय द एयर. दिस लोड विल बी टेकन अप बाय द एयर. अब भैया देखो, एयर इज नॉट कंप्रेसिबल. आप लोड लगाओगे, एयर कंप्रेस नहीं होगा, एयर बाहर निकल जाएगा. देखो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, इन द फील्ड माय डियर फ्रेंड, इन द फील्ड माय डियर फ्रेंड, it consists of solid, आपको मैं यहां पे सिंपल ऐसे बना रहा है, सॉलिड, वाटर एंड एयर. क्या किया भाई? सॉलिड है, अलग अलग दिखाए, अलग अलग होता नहीं है, ठीक है ना? वाटर एंड एयर. यू अप्लाई द एक्सटर्नल लोड. आपने क्या किया दोस्त? आपने एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया है. दिस इज एट टाइम t इज इक्वल टू 0. दिस इज टाइम t इज इक्वल टू 0. नाउ तो जब आपने ये एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया, द एंटायर लोड इज टेकन अप बाय द एयर. सबसे पहले सारा लोड कौन लेगा? एयर लेगा. और एयर क्योंकि कंप्रेस नहीं होगा तो सारा एयर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, राइट? तो एट टाइम t इक्वल टू 0 सबसे पहले क्या बोल रहे? लोड टेकन बाय एयर, लोड टेकन बाय एयर एंड comes out of the voids as it is incompressible. कंप्रेस नहीं हो सकता, ये हम मानते हैं, as it is incompressible, right? So my dear friend, जब पूरा एयर बाहर निकल गया, आपका बाहर निकल गया, तो अब वॉइड में क्या बचा? जब पूरा एयर बाहर निकल गया तो अब वॉइड में क्या बचा? बोलोगे यार? नाउ द वॉइड कंटेन्स सॉलिड एंड वाटर. नाउ द वॉइड कंटेन्स सॉलिड्स एंड वाटर. तो अब ये जितना एक्सटर्नल लोड है, भैया एयर निकल गया, एयर को पहले लोड लगा, एयर कंप्रेस नहीं हो पाया, एयर बाहर निकल गया. अब सिस्टम में बचा है सॉलिड और पानी. अब क्या होगा? ये सारा लोड किस पे जाएगा? ये सारा लोड जाएगा पानी पे. द एंटायर लोड विल गो ऑन द वाटर. अगेन द वाटर इज इनकंप्रेसिबल.
इनकम्प्रेसिबल। तो जब वाटर आपका इनकम्प्रेसिबल है तो क्या होगा, ये लोड पानी पे लगा, पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा और सॉलिड पे लोड ट्रांसफर करते जाएगा, पानी बाहर निकलेगा और सॉलिड पे लोड ट्रांसफर करता जाएगा। क्लियर है बात? समझते जाएंगे दोस्त, बहुत इजी टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है, समझिए। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं आपको, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं, लोड टेकन बाय वाटर, वाटर comes out of the soil, comes out of the voids, as water is incompressible, water is incompressible, compressible, and transfer the load to soil solids, and transfer the load to सॉइल सॉलिड्स। किस पे लोड ट्रांसफर कर देगा, सॉइल सॉलिड्स पे लोड ट्रांसफर कर देगा। जितना भी लोड यहां लग रहा था, सारा लोड जो पानी ले रहा था, पानी बाहर एकदम पूरा निकल गया, सारा लोड किस पे ट्रांसफर हो गया, सॉइल सॉलिड्स पे ट्रांसफर हो गया, राइट। अब देखो यहां पे नेक्स्ट पार्ट, अब यहां पे क्या बचेगा, अब यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पे बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन बचा, सॉलिड्स। यहां पे बचा सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स, राइट। सो देयर इज अ सरचार्ज। अभी सारा लोड किस पे लग रहा है, सॉलिड्स पे लग रहा है। क्या अब भी वॉल्यूम चेंज होगा, क्या अब भी वॉल्यूम चेंज होगा, तो आंसर इज यस और इट मे बी। देखो क्या होता है, जो हाईली प्लास्टिक सॉइल होता है, जो हाईली प्लास्टिक सॉइल होता है, वहां पे देयर इज change due to plastic readjustment of the soil solids, due to plastic readjustment, solids का plastic rearrangement के कारण वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। तो यस, ड्यू टू प्लास्टिक readjustment there is certain change in the volume, ठीक है। लेकिन फॉर द हाईली प्लास्टिक सॉइल, और अगर हाईली प्लास्टिक वेरी लो प्लास्टिक है, प्लास्टिक है ही नहीं, तो वहां पे आपको ये प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, यहां पे क्या बोल रहे हैं, यहां पे क्या बोल रहे हैं, देखो यहां पे इधर इसको ऐसे कर दे रहे हैं, वॉल्यूम चेंज ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट of soil solids in highly plastic soil, अब सर इसको एक एक करके समझते हैं। हमने जितनी भी बातें आपको क्लैरिटी दे दी, आपको जो भी पॉइंट्स मैंने आपको क्लैरिटी दे दिया कि कंप्रेसिबिलिटी कैसे होता है, आपके इन जनरल जब आप फील्ड पे बात कर रहे हो, तो इन द फील्ड देयर इज 3 फेज सिस्टम इन जनरल, राइट। जो 3 फेज मतलब क्या हो गया, सॉलिड भी है, पानी भी है और गैस भी है। जब आप लोड अप्लाई कर रहे हो तो पहले सारा लोड कौन लेगा, एयर लेगा। एयर कंप्रेस, एयर को कंप्रेस करना चाहोगे, नहीं कंप्रेस होगा, वो बाहर निकल जाएगा। सेकेंड पार्ट हमने क्या बोला, अब लोड किस पे जाएगा, पानी पे जाएगा, पानी भी लोड सह नहीं पाएगा, वो भी बाहर निकल जाएगा। अब लोड किस पे जाएगा, सॉलिड पे जाएगा। तो अगर वो हाईली प्लास्टिक सॉइल है तो वहां पे आपको ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स, वहां भी आपको वॉल्यूम चेंज मिलता है, बट हर केस में नहीं, हाईली प्लास्टिक सॉइल मिलता है। तो अब इसी को समझते हैं। तो ये जो पहला पार्ट बोले हो, जब वॉट एयर आपका बाहर निकल रहा है, ये जो पहला पार्ट बोले हो जब आपका एयर बाहर निकल रहा है, इस वाले पार्ट को, तो यहां पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, द वॉल्यूम चेंज इज देयर, द कंप्रेसिबिलिटी इज देयर, बट दैट कंप्रेसिबिलिटी इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ द एयर, दैट कंप्रेसिबिलिटी इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ द एयर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन।
दैट कंप्रेसिबिलिटी इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ द एयर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्शन। बात समझ आया? वी रेफर दिस एज अ कॉम्पैक्शन। वॉल्यूम चेंज is due to removal of air, and hence referred as compaction। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्त? कॉम्पैक्शन बोलते हैं, या कहीं कहीं इनिशियल कंप्रेशन भी बोलते हैं। इसी को हम कॉम्पैक्शन बोलते हैं, या कहीं कहीं हम लोग इसको इनिशियल कंप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है बात? इसी को आपने कॉम्पैक्शन बोल दिया, या इसी को आपने कहीं कहीं इनिशियल कंप्रेशन भी बोल दिया। अब देखिए यहां पे आफ्टर कॉम्पैक्शन अब क्या हो रहा है? द लोड इज टेकन बाय द वाटर एंड द वॉल्यूम चेंज इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ द वाटर। द वॉल्यूम चेंज इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ द वाटर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन। और कंसोलिडेशन में भी कौन सा? प्राइमरी कंसोलिडेशन। देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम चेंज इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर एंड referred as प्राइमरी कंसोलिडेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्त? प्राइमरी कंसोलिडेशन। ठीक है बात? इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंसोलिडेशन। अगला बात बोल रहे हैं, समझेंगे यहां पे लास्ट पार्ट। द वॉल्यूम चेंज इज ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ द सॉल्ट सॉलिड्स। वॉल्यूम चेंज ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉल्ट सॉलिड्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी रेफर दिस? इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम क्या बोलेंगे? वी रेफर दिस एज अ इसी को हम बोलेंगे सेकेंडरी कंसोलिडेशन। दिस इज रेफर्ड एज सेकेंडरी कंसोलिडेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्त? सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ठीक है बात? इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो सबसे पहले क्या होगा? अगर आपका 3 फेज सिस्टम आपने लोडिंग लगाया है तो सबसे पहले होगा कॉम्पैक्शन, या उसी को बोलते हैं इनिशियल कंप्रेशन, जहां पे एयर पे पहले लोड लगा, एयर बाहर निकला, वॉल्यूम कम हुआ। राइट? सेकेंड हमने क्या बोला? वाटर पे लोड लगेगा, वाटर बाहर निकलेगा, वॉल्यूम कम होगा, कंप्रेस होने वाला है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंसोलिडेशन। नेक्स्ट, द लोड इज टेकन ओनली बाय द सॉलिड, द एंटायर लोड इज टेकन बाय द सॉलिड। सॉलिड पूरा लोड बर्दाश्त करेगा, वॉल्यूम में बदलाव अगर दिखता है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी कंसोलिडेशन बोल रहे हैं। एंड द एंटायर लोड इज टेकन बाय सॉलिड, और वॉल्यूम में चेंज क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ द सॉल्ट सॉलिड्स। I hope this is very clear to each and every one of you. I hope this is very clear to each and every one of you. बहुत डिटेल्ड वे में एक एक बात मैंने आपको समझाई है, बहुत डिटेल्ड वे में एक एक बात मैंने आपको समझाई है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि एक एक बात आपको समझ में आई। राइट? अगर समझ में आया तो फटाफट चैट सेक्शन को लाल कर देंगे दोस्तों। अगर समझ में आया है तो फटाफट चैट सेक्शन को लाल कर देंगे। यस, प्लीज डू इट फास्ट। चलिए, गुड, ओके, क्लियर है बात? तो कंप्रेसिबिलिटी समझ में आया। तो इसी को अगर हम चार्ट के फॉर्म में देखें तो कंप्रेसिबिलिटी को 2 पार्ट में बांट रहे हैं। एक है आपका कॉम्पैक्शन, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इनिशियल कंप्रेशन। दूसरा आपका कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन को 2 पार्ट में बांट रहे हैं, दैट इज प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। राइट? ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर ली। कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम में कम, वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो किन कारणों से कम हो रहा है? एक है कॉम्पैक्शन, दूसरा कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन ड्यू टू रिमूवल ऑफ एयर। कंसोलिडेशन में 2 पार्ट में बांट दिए, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर, सेकेंडरी कंसोलिडेशन ड्यू टू
रीओरिएंटेशन या रीएडजस्टमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स। क्लियर है बात? अरे बोलोगे यार, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस, क्लियर है? चलो चलिए, ठीक। नाउ ये पूरा प्रोसेस आपको जो भी मैंने डायग्राम में बनाया था वो आपको यहां पे लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है भाई? जब सॉइल इज सब्जेक्टेड टू सडन लोड, या ऑब्वियस सी बात है, ग्रेजुअल लोडिंग में तो लोड सॉलिड ले लेगा, आपको पहले ही बताएं। जब यहां पे सडन लोड लगा रहे तो सबसे पहले क्या होगा? एयर को कंप्रेस करना चाहेगा। सबसे पहले क्या करना चाहेगा? एयर को कंप्रेस करना चाहेगा। एयर कंप्रेस होगा नहीं, क्या होगा? इट स्पेल आउट करेगा, एयर गेट स्पेल आउट, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? कॉम्पैक्शन बोल रहे हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? कॉम्पैक्शन बोल रहे हैं। अगला पार्ट हम क्या बोले? अगला किसको कंप्रेस करना चाहेगा? वाटर को कंप्रेस करना चाहेगा। वाटर कंप्रेस होगा नहीं, बाहर निकलेगा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी कंसोलिडेशन बोल रहे हैं। अगला क्या होगा? कंप्रेशन ऑफ सॉइल सॉलिड। अब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दैट इज प्लास्टिक रीअरेंजमेंट या रीएडजस्टमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो यार अभी तक दिमाग में कॉम्पैक्शन, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्लियर हो गया होगा, और एक कब कौन अकर करेगा यह भी आपको समझ में आ चुका होगा। किसके बाद कौन आएगा यह भी आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? चलिए बहुत बढ़िया दोस्त, अब समझेंगे बात को ध्यान से। जब हम बात करें सेकेंडरी कंसोलिडेशन, तो मैंने क्या बोला? इट इज फाउंड फॉर हाईली प्लास्टिक सॉइल। अब प्लास्टिक सॉइल जहां पे प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट पॉसिबल है। अब जैसे कुछ सॉइल में तो ये नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, लेकिन कुछ सॉइल लाइक क्ले, ये इतना होता है कि पूरे कंसोलिडेशन का 20 से 30% सिर्फ सेकेंडरी कंसोलिडेशन का होता है। लेकिन दैट इज फॉर हाईली प्लास्टिक सॉइल लाइक क्लेस, राइट, जहां पे क्ले का कंटेंट ज्यादा है, मॉन्ट मॉलिलाइट का कंटेंट ज्यादा है, वहां पे आपको ये देखने को मिलता है। इट इज एज सिग्निफिकेंट एज 20 to 30%। इट इज एज सिग्निफिकेंट एज 20 to 30%। देखो यहां पे 20 to 30%, ठीक है बात? तो नोट्स आपको मिल जाएगा क्लास के बाद, तो वहां से आप ले सकते हो, ठीक है? क्लियर है बात? चलिए, तो ये वाली बातें हमने कर ली। अब लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। देखो, जब हम कंसोलिडेशन बोल रहे हैं, हम सेकेंडरी कंसोलिडेशन नहीं बोल रहे हैं। जब हम कंसोलिडेशन बोल रहे हैं, हम सेकेंडरी कंसोलिडेशन नहीं बोल रहे हैं, दैट इज प्राइमरी कंसोलिडेशन। अगर आपके वर्ड में सिंपल अगर आपके क्वेश्चन में सिंपल कंसोलिडेशन लिखा है, दैट मींस योर प्राइमरी कंसोलिडेशन। दैट डजंट मीन दैट हम सेकेंडरी कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यार समझो, आपने जब पहले ही बोला कि कॉम्पैक्शन मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ एयर। कंसोलिडेशन मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ वाटर, राइट? तो कॉम्पैक्शन में जो वॉल्यूम चेंज है, दैट इज रिमूवल ऑफ एयर। द वॉल्यूम चेंज इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ एयर। अगर मैं कंसोलिडेशन में बात कर रहा हूं, तो कंसोलिडेशन में किसके कारण है? ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है? अब एयर का रिमूवल इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। आपने सडन लोड लगाया, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली यू आर गोइंग टू फाइंड द एयर टू कम आउट, द वॉल्यूम टू डिक्रीज। लेकिन जब हम बात करते हैं कंसोलिडेशन का, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपने लोड लाके रखा, तो व्हाट विल हैपन कि परमिएबिलिटी क्योंकि सॉइल की कम होती है, तो वाटर धीरे 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 सीप आउट करेगा, राइट? तो इट विल टेक टाइम, तुरंत में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इट टेक्स ईयर्स, डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द सॉइल। सालों लग जाते हैं कंसोलिडेशन होने में, बहुत बार डिपेंड ऑन द थिकनेस। कम थिकनेस है तो जल्दी भी होता है। उसके लिए हमारे पास एडवांस टेक्निक्स भी है, लाइक वर्टिकल सैंड ड्रेन्स एंड अदर टेक्निक्स, ताकि हम इसको क्या कर दे? इंक्रीज कर दे अपने रेट ऑफ कंसोलिडेशन को, राइट? तो ये बात क्लियर हो गया। तो कॉम्पैक्शन आपका तुरंत होने वाला है, एयर रिमूवल तुरंत होगा, लेकिन पानी का रिमूवल समय लगाएगा। थर्ड पॉइंट, आपने जब एयर को रिमूव किया तो 3 फेज सिस्टम था, तो इट इज पार्शियली सैचुरेटेड, क्योंकि वॉइड में पानी भी है और हवा भी है।
लेकिन जब आप कंसोलिडेशन की बात कर रहे हो तो वहां पे वॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ पानी है, तो द सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड। तो कॉम्पैक्शन में सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड रहेगा, लेकिन जब हम बात कर रहे होंगे कंसोलिडेशन का तो सॉइल आपका क्या हुआ, फुल्ली सैचुरेटेड हुआ। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्पैक्शन करने के लिए आपके पास स्पेसिफाइड टेक्निक्स है, प्रॉपर मशीन्स है, लाइक रैमर्स, रोलर्स, ठीक है, आपका वाइब्रेटर्स, देयर आर मैनी मशीन्स। लेकिन जब आप बात करते हो कंसोलिडेशन का, तो कंसोलिडेशन में क्या होता है दोस्त, आपने लोड ला के रख दिया, आप वेट कर रहे हो पानी का बाहर आने का, एंड देन, तो यहां पे कोई टेक्निक नहीं है, यू जस्ट प्लेस द लोड ओवर द सॉइल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये सारी बातें आपको यहां पे लिखी हुई है। क्या बोल रहा है, कॉम्पैक्शन क्या है, इट इज रिमूवल ऑफ एयर। कंसोलिडेशन क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है बात। कॉम्पैक्शन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, कंसोलिडेशन टाइम टेकिंग प्रोसेस। क्यों टाइम टेकिंग, परमिएबिलिटी कम होती है सॉइल की, इसलिए समय लगता है पानी को बाहर आने में। सॉइल आपका पार्शियली सैचुरेटेड, क्योंकि पानी, सॉलिड और एयर तीनों अवेलेबल है जब कॉम्पैक्शन होगा। लेकिन जब आप कंसोलिडेशन करोगे तो कंसोलिडेशन के दौरान आपको क्या बोल रहे हैं, सिर्फ वॉइड में पानी है, इसलिए द सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड। यहां पे अगर हम बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफाइड टेक्निक्स आर देयर, स्पेसिफाइड टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर द कॉम्पैक्शन। लेकिन जब हम कंसोलिडेशन का बात कर रहे हैं, देयर इज नो टेक्निक, यू जस्ट प्लेस द लोड ओवर द सॉइल। ठीक है बात, क्लियर है बात। तो कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन का डिफरेंस क्लियर हुआ सबको दोस्त। ये सारा चीज आपको इंटरव्यू में कहीं ना कहीं पूछ लेता है, राइट। इफ यू गो फॉर द इंटरव्यूज दे विल आस्क क्वेश्चंस ऑन दिस, राइट, एंड इफ यू नो द डिफरेंस यू विल बी स्कोरिंग द मार्क्स, राइट। और बहुत लोग को इसका डिफरेंस पता ही नहीं होता है और पूरा कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन पढ़ जाते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर, राइट। तो फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, तब तक हम पानी पी लेते हैं। प्लीज एवरीवन आंसर फर्स्ट। नोट करेंगे सब लोग, नोट करेंगे। यस, चलो। So the basic idea about the compaction and consolidation I've given to you. The basic idea of the compaction and consolidation I've given to you. Now, अब हम बात कर रहे होंगे सिर्फ कॉम्पैक्शन का। तो कॉम्पैक्शन को करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होता है। दिस इज द मोल्ड, ये आपका मोल्ड होता है और ये एक्सटेंशन होता है, एंड ये आपका हैमर है। तो व्हाट विल हैपन, आप क्या करोगे, ये एक्सटेंशन को आप इसमें फिट किए, यू फिट द एक्सटेंशन। आपने पहले एक सॉइल को 1/2 भरा, स्टैंडर्ड प्रोटेक्ट टेस्ट की बात कर रहे हैं कॉम्पैक्शन को निकालने के लिए। आपने पहले हाफ में भरा, राइट। व्हाट यू गोइंग टू डू, ये जो हैमर देख रहे हो, ये जो हैमर देख रहे हो, दिस हैमर इज गोइंग, आप इसको लिफ्ट करोगे, ये देख रहे हो ये पार्ट, आप इसको उठाओगे ऊपर तक एंड यू ड्रॉप इट। आप इसके यहां पे आप फिट करते हो, ये प्रॉपर फिट होता है। आप लिफ्ट किए, यू ड्रॉप किए, लिफ्ट किए, ड्रॉप किए। तो हर लेयर पे, जैसा आपने पहले एक लेयर बनाया, इस लेयर पे आपने क्या किया, 25 नंबर ऑफ ब्लोज दिया पहले लेयर पे। पहले लेयर पे आप क्या किया, आपने 25 नंबर ऑफ ब्लोज दिया, राइट। आफ्टर 25 नंबर ऑफ ब्लोज फिर आपने कहां से भर दिया, ऑलमोस्ट टॉप पे लाके थोड़ा नीचे करके आपने फिल किया, राइट। अगेन यू कैरी आउट द सेम, आपने नंबर ऑफ ब्लोज दिया, राइट, यू गिव द नंबर ऑफ ब्लोज, तो और वो कॉम्पैक्ट होगा। फिर आपने टॉप तक भरा एंड यू गिव द नंबर ऑफ ब्लोज, फिर बाद में आपने एक्सटेंशन को रिमूव कर दिया। तो वहां से आपके इस वाले पार्ट में कितना वेट ऑफ सॉइल आपने निकाल लिया, सॉइल का वेट कितना है, वॉल्यूम कितना, वो आपने निकाल लिया। तो अगर आपने सॉइल का वेट निकाल लिया और सॉइल का वॉल्यूम निकाल लिया, तो आपने क्या निकाल लिया, अगर आपने सॉइल का वेट निकाल लिया, सॉइल का वॉल्यूम निकाल लिया, आपने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल, गामा निकाल दिया। सो दिस इज द वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल। आपने सॉइल को क्या किया, कॉम्पैक्ट किया है, राइट। बाय अप्लाइंग द नंबर ऑफ ब्लोज, व्हाट यू हैव डन, यू हैव कॉम्पैक्टेड द सॉइल। हम क्या बोल रहे हैं समझो,
ये आपका सेटअप है, आपने पहले हाफ भरा, यू अप्लाई द नंबर ऑफ ब्लोस, कितना ब्लो पड़ रहा है पर लेयर, 25 नंबर ऑफ ब्लोस। अभी हम पहला बात करें स्टैंडर्ड प्रॉटर कॉम्पैक्शन टेस्ट। तो स्टैंडर्ड प्रॉटर कॉम्पैक्शन टेस्ट में आप 3 लेयर बनाते हो। स्टैंडर्ड प्रॉटर कॉम्पैक्शन टेस्ट में आप 3 लेयर बनाते हो। तो आपने पहले लेयर पे 25 नंबर ऑफ ब्लो दिया। आफ्टर दैट आपने दूसरा लेयर क्रिएट किया, उसमें 25 नंबर ऑफ ब्लो दिया, और फिर तीसरा लेयर पे नंबर ऑफ ब्लोज देके आपने उसको प्रॉपर आपका वॉल्यूम मेजर कर लिया। एंड वेट, तो आपको गामा बराबर वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल पे वॉल्यूम मिल गया। आपके पास सॉइल सैंपल है, आपके पास क्या है, सॉइल सैंपल अवेलेबल है। तो अगर आपके पास सॉइल सैंपल अवेलेबल है तो उसमें कितना वाटर कंटेंट है ये तुम बता सकते हो। तो आपने सॉइल सैंपल से क्या निकाल लिया, वाटर कंटेंट निकाल लिया। यू हैव डिटरमाइन द वाटर कंटेंट बाय यूजिंग द ओवन ड्राई मेथड। आप लैब में कर रहे हो, यू यूज द ओवन ड्राई मेथड, बेस्ट लैबोरेटरी मेथड। तो आपने वाटर कंटेंट निकाल लिया, एंड देन यू फाइंड गामा डी यूजिंग द फॉर्मूला गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। Then you find gamma D using the formula gamma upon 1 plus W. Now you are going to draw the curve for the different water content आप रीडिंग लोगे, for the different water content आप रीडिंग लोगे, और आप कर्व बनाओगे between gamma D and W. You are going to draw the curve between gamma D and W. तो यार प्रॉटर कॉम्पैक्शन टेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए, क्या डाटा मेरे को यहां से मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, आप सॉइल के जब आप स्टैंडर्ड प्रॉटर कॉम्पैक्शन टेस्ट कर रहे हो तो आप 3 लेयर में बनाओगे। आप जब तीनों लेयर को 25 ब्लोज लग जाने के बाद वेट कितना है आपके मोल्ड में, वॉल्यूम कितना है वो पता चल जाएगा, गामा निकाल लिए। आपने जो सॉइल सैंपल लिया है उस सॉइल सैंपल में वाटर कंटेंट कितना है ये तुम निकाल सकते हो यूजिंग योर sorry, using your oven dry method, and from that you can find the value of gamma D, that is equal to gamma upon 1 plus W, and draw the curve between gamma D and water content. Draw the curve between gamma D and water content. Clear है बात? Yes. अब देखो ये जो हैमर का वेट है, ये जो हाइट ऑफ फॉल है, ये वैरी करता है फ्रॉम स्टैंडर्ड टू हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रॉटर टेस्ट टू इंडियन स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट, ये वैरी करता है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, समझोगे बात को ध्यान से, समझोगे बात को ध्यान से। मान लीजिए आपका जो हैमर है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए आपका जो हैमर है, राइट, बड़ा सिंपल सा एक इक्वेशन ले रहे हैं। लेट अस से द हैमर हैज अ सर्टेन वेट, let us say the hammer has a certain weight and it is falling from a certain height h, is falling from a certain height h, right, and ये आपका लेयर 1 है, this is the layer 1, this is the layer 1। लेयर 1 पे W वेट का H हाइट से फॉल कर रहा है, तो पर ब्लो कितना एनर्जी ट्रांसफर किया, पर ब्लो कितना एनर्जी ट्रांसफर किया, इट इज नथिंग बट W इंटू H। दिस इज द एक्सटर्नल वर्क डन एंड दिस इज द एनर्जी ट्रांसफर टू द लेयर 1, राइट। अब समझेंगे, मेरा 25 नंबर ऑफ ब्लोज है पर लेयर, 25 नंबर ऑफ ब्लोज है पर लेयर, राइट। सो नंबर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर लेयर, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर लेयर क्या हो जाएगा यार, पर लेयर क्या हो जाएगा। अगर मैं 25 को n बोल दूं तो व्हाट वी कैन राइट, W इंटू एच इंटू एन, बोल सकते हैं क्या भैया, मेरे W हाइट से
W वेट H हाइट से फॉल कर रहा है, W वेट H हाइट से फॉल कर रहा है, तो द वर्क डन इन वन ब्लो इज W इंटू एच। अब ऐसा 25 बार हो रहा है, तो टोटल एनर्जी कितना ट्रांसफर किया, W इंटू एच इंटू एन। नाउ मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ लेयर्स वैरी करेगा। मान लो आपने 3 लेयर बनाया, इफ नंबर ऑफ लेयर्स इज 3, लेट अस राइट दिस एज n डैश। हो सकता है 5 हो जाए, जब हम हाई कॉम्पैक्शन में जाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो n डैश। सो एनर्जी ट्रांसफर्ड फॉर n डैश लेयर्स क्या हो जाएगा भैया, ये आप हर लेयर के साथ कर रहे हो, इतना एनर्जी आप हर लेयर को दे रहे हो, आपके पास n डैश लेयर है, तो व्हाट आई कैन राइट, W इंटू एच इंटू n इंटू n डैश, यस और नो, इंटू n इंटू n डैश। अब तो ये आपका टोटल एनर्जी ट्रांसफर हो गया फॉर n लेयर्स। नाउ इफ V इज द वॉल्यूम of soil, then energy transferred per unit volume, then energy transferred per unit volume कितना हो जाएगा, जल्दी बताओगे सब लोग, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इट इज नथिंग बट W इंटू एच इंटू एन डैश डिवाइडेड बाई वी, राइट। तो यहां पे हम लोग हर मेथड में एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट वॉल्यूम देखेंगे। अब ये मेथड सबको समझ में आ गया, ये मेथड सबको क्लियर हो गया कि भाई एनर्जी ट्रांसफर निकालते कैसे, वर्क डन कैसे निकालते हैं, राइट। ये बात आई थिंक सबको क्लियर होगा, अब समझेंगे बात को ध्यान से। आपके पास अलग अलग टेस्ट है, लाइक स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट, मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन टेस्ट, इंडियन स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट, इंडियन स्टैंडर्ड हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। तो वहां पे वेरिएशन कहां पे आएगा, वेरिएशन आएगा लोडिंग में, वेरिएशन आएगा हाइट ऑफ फॉल में, ठीक है, वेरिएशन आएगा नंबर ऑफ लेयर्स में। तो देखो सब लोग यहां पे ध्यान से, अगर मैं बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड प्रॉटर कॉम्पैक्शन टेस्ट या लाइट वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट, तो यहां पे आपका वॉल्यूम कितना हो गया, 945 सीसी, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड जिस पे आप पूरा एनालिसिस करने जा रहे हो। नंबर ऑफ लेयर्स आर 3 एंड नंबर ऑफ ब्लोस पर लेयर इज 25, राइट। वेट ऑफ द हैमर 2.445 kg एंड द हाइट ऑफ द फॉल 304.8 mm बोले, या हम बोलेंगे 12 इंच, राइट। सो अगर मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड वेट लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रॉटर कॉम्पैक्शन टेस्ट या लाइट वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट, तो इस सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड एनर्जी ट्रांसफर्ड किस केस में बोल रहे हैं भाई, हम सबसे पहला केस ले रहे हैं स्टैंडर्ड प्रॉटर कॉम्पैक्शन टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रॉटर कॉम्पैक्शन टेस्ट आपका लोडिंग कितना है दोस्त, 2.445 kg मल्टीप्लाई विथ जी, ये हो जाएगा वेट, मल्टीप्लाई विथ जी दैट इज नथिंग बट योर वेट, दैट इज 9.81, राइट। उसके बाद हाइट ऑफ फॉल कितना है, 304.8 mm, 304.8 mm, राइट। तो पर ब्लो इतना होगा, आपने कितना ब्लो दिया, 25 ब्लो पर लेयर, कितने नंबर ऑफ लेयर है, 3 लेयर है, यस। तो माय डियर फ्रेंड दिस इज द टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड एंड आई एम गोइंग टू टॉक पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम आपका 945 सीसी हो जाएगा, 945 सीसी हो जाएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये वाला वैल्यू 2.495 kg है, जितना मुझे याद है
दिस इज 2.495 kg. एक बार चेक कर लेंगे सब लोग. दिस इज 2.495 kg. ठीक है. तो ये आपका स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट में हुआ. नाउ इफ आई गो फॉर मॉडिफाइड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट, तो आप यहां पे देखो मॉडिफाइड टेस्ट में मेरे को ज्यादा बेटर कॉम्पैक्शन चाहिए, मैं ज्यादा कॉम्पैक्टिंग एफर्ट लगा रहा हूं, तो वहां पे आपका वॉल्यूम वही है, नंबर ऑफ लेयर्स बदल गया, उतना ही वॉल्यूम में आपका नंबर ऑफ ब्लो पर लेयर 25 है, आपका जो वेट है दैट इज 4.54 kg एंड द हाइट ऑफ फॉल, जितना हाइट से गिराएंगे उतना ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगा, सो दैट इज 18 इंच और 457.2 mm. दैट इज 18 इंच और 457.2 mm. तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द मॉडिफाइड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट, तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्त, 4.54 kg, 4.54 kg multiply with 9.81, so this is your weight, multiply with 457.2 mm. कितने लेयर, कितना ब्लो लग रहा है पर लेयर, 25, तो ये पर लेयर आपका एनर्जी ट्रांसफर हो गया, एंड दिस मल्टीप्लाई विद द 5. आप जब भी बात करोगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बात करोगे तो 945 cc, 945 cc. क्लियर है? सो दिस इज द मॉडिफाइड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट. ये जो आप देख रहे हो, किसमें देख रहे हो, यू आर सीइंग दिस इन द मॉडिफाइड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट. नेक्स्ट थर्ड अगर हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड आपको क्या मिल रहा है, थर्ड आपको मिल रहा है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट. देखो क्या क्या चेंज हुआ है. चेंज देखोगे प्रॉक्टर से 945 से क्या हो गया, 1000 हो गया, ये 3 का 3 रह गया, 25 का 25 रह गया, 2.495 की जगह 2.6 हो गया, और 304.8 की जगह 310 हो गया. बड़ा तेज होता है इंडियन वाले, तो फटाफट उन्होंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया. तो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट 2.495 की जगह 2.6 kg, हाइट ऑफ ऑल 304.8 की जगह 310 mm, और 25 नंबर ऑफ ब्लोस पर लेयर, और आपका टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितने बने, 3, डिवाइडेड बाई 1000 cc. राइट, सो दिस इज योर इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट. नाउ फोर्थ अगर हम बात कर रहे हैं, फोर्थ इज योर इंडियन स्टैंडर्ड हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट. एंड इन दिस हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट देखो यहां पे क्या चेंज आया फ्रॉम द मॉडिफाइड. 945 से 1000 हो गया, 5 रह गया, 25 रह गया, 4.54 से 4.9 हो गया, 457.2 से 450 हो गया. छोटा छोटा चेंज कर दिया, अपना नाम लगा दिया. तो यहां पे क्या हो गया भाई, इंडियन स्टैंडर्ड हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट. यहां क्या हो जाएगा, 4.9 kg इंटू 9.81 इंटू 450 mm इंटू 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1000. क्लियर है बात? हाँ भाई. तो कैसे एनर्जी ट्रांसफर निकालेंगे इन द डिफरेंट मेथड, क्या ये बात सबको समझ में आ गया? कैसे एनर्जी ट्रांसफर निकालेंगे इन द डिफरेंट मेथड, क्या ये बात सबको समझ में आ गया? अब आपसे एक रेशियो पूछता है, द रेशियो ऑफ हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट टू द लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, द रेशियो ऑफ द एनर्जी इन हेवी टू लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट. ठीक है, सो आप वहां पे क्या करोगे, वहां पे आप यूज करोगे इंडियन स्टैंडर्ड. तो यहां पे क्या बोल रहे, रेशियो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, रेशियो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड in heavy to light compaction test, light compaction test is, क्या हो जाएगा जरा चेक करें तो, इंडियन स्टैंडर्ड हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट अपॉन इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट. इफ आई सी हियर, हमको जो कट रहा है पहले ही काट दो, 9.81 9.81 1000 25 ये सब आपका कट जाएगा. बचेगा क्या, आपका बचेगा 4.9 इंटू 310 इंटू
सॉरी 4.9 इंटू 450 इंटू 5, और नीचे क्या आ जाएगा 2.6 इंटू 310 इंटू 3. You just divide, you will get your answer. You just divide, you will get your answer. इसका आंसर 4.56 के करीब आना चाहिए. मैं आपके सामने कैलकुलेट कर दे रहा हूं. हाँ भाई, 4.9 इंटू 450 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2.6 310 into 3, right? So the value is coming out to be 4.559. 4.559, that is nearly 4.56. तो सर ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है. दिस इज आस्क्ड इन योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेगुलरली. ठीक है बात. तो सर आपको कॉम्पैक्शन करने के लिए हमने क्या बोला, अगर मैं पूरा बात रिपीट करूं आपके लिए, अगर मैं पूरा बात आपको रिपीट करूं तो आपको हमने क्या पढ़ा अभी यहां पे. फॉर डूइंग द कॉम्पैक्शन आपका एक वाटर कॉम्पैक्शन टेस्ट है, जहां पे आपके पास एक मोल्ड है जिसका वॉल्यूम आपको पता है, जिसमें आपको सॉइल को फिल करना है आफ्टर कॉम्पैक्शन. तो कॉम्पैक्शन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ लेयर्स में सॉइल को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं. पर लेयर हम 25 नंबर ऑफ ब्लोज दे रहे हैं. फॉर द हेवी टू लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट वेट, हाइट ऑफ फॉल, नंबर ऑफ लेयर्स बदल रहा है. ठीक है, लेकिन हम इस टेस्ट से क्या निकाल रहे हैं, हम क्या यहां पे आउटपुट निकालेंगे जिससे हम फर्दर कंक्लूड करेंगे अपने रिजल्ट को. तो हमने क्या निकाला, वेट ऑफ सॉइल जो कॉम्पैक्ट होने के बाद इस मोल्ड में रहेगा. वॉल्यूम हमको पता है, तो वेट बाय वॉल्यूम विल गिव यू गामा. देन द नेक्स्ट पार्ट इज, आप वाटर कंटेंट आपको पता है सॉइल का, आप निकाल सकते हो यूजिंग द ओवन ड्राई मेथड. एंड फ्रॉम दैट आप क्या निकालोगे, गामा डी निकालोगे. और गोइंग टू ड्रॉ द कर्व बिटवीन गामा डी एंड वाटर कंटेंट. नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको क्या बोला कि देखो आपको एनर्जी ट्रांसफर निकालना है कि एनर्जी ट्रांसफर कितना हो. तो डब्ल्यू हैमर का वेट है जो एच हाइट से फॉल कर रहा है, तो डब्ल्यू इंटू एच पर ब्लो हो गया. कितना नंबर ऑफ ब्लोज दे रहे हो पर लेयर, 25 नंबर ऑफ ब्लोज दे रहे हो. सो मल्टीप्लाई विद द 25 टू गेट द नंबर ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर्ड पर लेयर. और फिर आपने कितना नंबर ऑफ लेयर्स क्या उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो टोटल एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा. पर यूनिट वॉल्यूम बात करोगे, सो डिवाइड बाय द वॉल्यूम. तो अगर मैं बात करता हूं इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट या इंडियन स्टैंडर्ड हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट, तो आपको क्या दिख रहा है, देयर इज अ चेंज. और चेंज आपको किसमें दिख रहा है, आपके वेट ऑफ हैमर, आपके हाइट ऑफ फॉल एंड द नंबर ऑफ लेयर्स, राइट. तो वहां से आपको फर्दर क्या बोले कि एनर्जी ट्रांसफर का रेशियो आपसे एग्जाम में पूछता है, तो आपको ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. क्लियर है बात सबको? यस, जल्दी बोलेगा बच्चा लोग. इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल टिल नाउ? इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल टिल नाउ? चलो ठीक है, सही बात है. बड़े आगे, बड़े आगे, नोट कर लोगे जल्दी से, नोट कर लोगे जल्दी से. ओके देन देखिए आगे. ओके यहां पे रेशियो ऑफ ईएच एंड ईएल तो ऑलरेडी हम दे ही दिए. एनर्जी ऑफ हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट टू लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट. तो अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, कॉम्पैक्शन कर्व फॉर क्ले. हमने क्या बोला, फॉर द डिफरेंट वाटर कंटेंट हम ये टेस्ट कर रहे होंगे. फॉर द डिफरेंट वाटर कंटेंट हम ये कॉम्पैक्शन को टेस्ट कर रहे होंगे. तो आप अगर यहां पे कॉम्पैक्शन कर्व बनाते हो क्ले का, फॉर क्ले इफ यू ड्रॉ, तो आपको कैसा कर्व मिलेगा देखोगे. ड्रॉ द कॉम्पैक्शन कर्व फॉर क्ले. देखेंगे. So how the curve will look like? How the curve will look like? Just see here. देखिए आपका y एक्सिस में क्या बना दोस्त, गामा डी. ऑन द y एक्सिस यू विल गेट गामा डी, एंड ऑन द x एक्सिस आप क्या बनाओगे, वाटर कंटेंट. ऑन द x एक्सिस आप क्या बनाओगे, वाटर कंटेंट. So now if I draw the curve, if I draw the curve between gamma D and water content for clays, तो आपको क्या मिलता है कि आपने वाटर कंटेंट बढ़ाया, कॉम्पैक्टिंग एफर्ट बढ़ाया, तो आपका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है. लेकिन
एक पॉइंट आएगा जब ये मैक्सिमम होगा और फिर क्या होगा, घटेगा। एक पॉइंट आएगा जब ये मैक्सिमम होगा और फिर क्या होगा, घटेगा। तो इसको मैं फिर से बना दे रहा हूं, ठीक है। पॉइंट आएगा जब ये मैक्सिमम होगा फिर क्या होगा, घटेगा, राइट। सो मेरे दोस्त, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कैसे चल रहा है ये भी बता रहे हैं आपको। क्या होने वाला है कि जब वाटर कंटेंट कम था, जब वाटर कंटेंट कम था तो रैंडम ओरिएंटेशन था, रैंडम ओरिएंटेशन था। जो धीरे धीरे रैंडमनेस क्या होता गया, कम होता गया। जो धीरे धीरे रैंडमनेस क्या होता गया, कम होता गया। और जैसे आपने मैक्सिमम पहुंचा उसके बाद आपका मोर और लेस कैसा ओरिएंटेशन हो जाएगा, पैरेलल ओरिएंटेशन हो जाएगा। मोर और लेस ओरिएंटेशन कैसा हो जाएगा, पैरेलल ओरिएंटेशन हो जाएगा। कहने का मतलब है मेरे इस साइड रैंडम और अरेंजमेंट है, ऑन द अपोजिट साइड आपका पैरेलल ओरिएंटेशन है, ठीक है बात। तो अब समझोगे यहां पे वो वाटर कंटेंट, द वाटर कंटेंट एट विच मेरा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओएमसी। क्या बोलते हैं दोस्त, वी रेफर इट एज ओएमसी। व्हाट इज ओएमसी? OMC stands for optimum moisture content. OMC stands for optimum moisture content. OMC किसके लिए आता है दोस्त, फॉर द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। मतलब अगर हम ये पानी मेरे क्ले सैंपल में अगर होता है तो मेरा कॉम्पैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, राइट। अगर तुम इससे कम रखोगे तब भी नहीं होगा, इससे ज्यादा रखोगे तब भी नहीं होगा। यहां पे आपका क्या मिल रहा है, MDD, इसको हम बोलते हैं MDD। व्हाट इज MDD, देखो ना यार, MDD क्या बोल रहे हैं, नथिंग बट गामा डी मैथ्स। आपको वर्ड ऐसे ही लिखा होगा MDD। तो व्हाट इज MDD, व्हाट इज MDD? MDD stands for maximum dry density. MDD stands for maximum dry density. ठीक है दोस्त, MDD किस पे स्टैंड कर रहा है, इट स्टैंडिंग फॉर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो आपको हम क्या बोले, अगर आप क्ले के लिए कॉम्पैक्शन कर्व बना रहे हो, इफ यू ड्रॉइंग द कॉम्पैक्शन कर्व फॉर क्ले, तो आपको क्या मिलेगा, आप धीरे धीरे आप ड्राई स्टेट से आगे बढ़ लोगे, पानी कुछ डाले हो आप, तो व्हाट यू आर गोइंग टू सी कि एज यू इंक्रीज द वाटर कंटेंट, जैसे जैसे तुम वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हो, ठीक है, आपका ड्राई डेंसिटी बढ़ रहा है, इट रीचेस द मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस। क्या होता है, अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाऊं तो आपको बिफोर OMC आपका रैंडम ओरिएंटेशन ज्यादा है, जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हो रैंडमनेस कम होते जाएगा। और मेरे दोस्त, एज यू क्रॉस द OMC आपको मोर और लेस पैरेलल ओरिएंटेशन देखने को मिलता है, राइट। तो ये बात अभी हमने किया। तो लेफ्ट ऑफ द OMC हम बोलते हैं, लेफ्ट ऑफ द OMC हम बोलते हैं ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, एंड द राइट ऑफ द OMC हम बोलते हैं वेट ऑफ ऑप्टिमम, वेट ऑफ ऑप्टिमम, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, वेट ऑफ ऑप्टिमम। ड्राई ऑफ ऑप्टिमम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि OMC से पानी कम है इसलिए ड्राई बोल रहे हैं। वेट ऑफ ऑप्टिमम क्या बोल रहे हैं, OMC से पानी ज्यादा है इसलिए बोल रहे हैं वेट ऑफ ऑप्टिमम, ठीक है। अब देखो यहां पे, ये जो तुम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑब्टेन किए हो, यू हैव नॉट ऑब्टेन्ड एट 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन। क्या मतलब है सर इसका, देखो आपने क्या किया, कॉम्पैक्शन करने के लिए हैमर को ड्रॉप किया और फिर लिफ्ट किया, ड्रॉप किया लिफ्ट किया। तो होता क्या, जब आपने हैमर को ड्रॉप किया फ्रॉम अ हाइट, जब आपने हैमर को ड्रॉप किया फ्रॉम अ हाइट, द एयर एस्केप्स आउट, लेकिन as soon as the hammer is lifted up, some amount of air is penetrated inside, कुछ amount of air penetrate कर जाएगा अंदर। अब जब एयर पेनिट्रेट कर जाएगा तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप पूरे एयर को सिस्टम से रिमूव कर पाओगे? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप पूरे एयर को
सिस्टम से रिमूव कर पाओगे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसी कारण से ये जो फील्ड पे आप ऑब्टेन करोगे गामा डी मैथ्स, या इवन लैब में जो आप ऑब्टेन करोगे गामा डी मैथ्स, दिस इज नॉट एट 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन या 0% एयर वॉइड। यहां पे कुछ ना कुछ परसेंट ऑफ एयर वॉइड्स होंगे ही होंगे। यहां पे आपका 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन नहीं हो सकता, राइट? तो ये जो आप ऑब्टेन कर रहे हो, ये जो आप ऑब्टेन कर रहे हो, और ऑब्टेनिंग एट 85 to 95% डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो देखो यहां पे हम एक लाइन बना रहे हैं, यहां पे एक लाइन बना रहे हैं। दिस लाइन इज रेफर्ड एज 85 to 95% डिग्री ऑफ सैचुरेशन लाइन। 85% to 95% डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इट्स नॉट अ लाइन, इट कर्व है ये, ठीक है? ये कर्व है। ये पहले सुन लो, सारा चीज लिखवाएंगे, सारा चीज लिखेंगे एक एक करके, पर पहले सुन लो। तो हमने क्या बोला कि भाई ये जो आपका गामा डी मैथ्स आ रहा है ना, ये गामा डी मैथ्स आपके 100% सैचुरेशन पे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं भैया? आप जब लोड लगा रहे हो तो एयर बाहर निकल रहा है ना, तो भैया एयर बाहर निकल रहा है तो सैचुरेशन बढ़ रहा होगा। लेकिन थ्योरेटिकल भाषा में तो कॉम्पैक्शन तभी हो पाएगा ना जब आपका सारा एयर निकल गया। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली अगर हम जाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली व्हाट यू आर गोइंग टू सी कि भैया जैसे आपने हैमर को लिफ्ट किया वैसे कुछ अमाउंट ऑफ एयर क्या कर दिया, पेनिट्रेट कर गया। और जब एयर पेनिट्रेट कर गया तो ऑब्वियस सी बात है आपका 100% सैचुरेशन तो हो नहीं सकता। तो ये जो आपका गामा डी मैथ्स आ रहा है, दिस यू आर ऑब्टेनिंग एट 85 to 95% डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है? तो हमने एक लाइन बनाया जिसको बोल रहे हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन लाइन। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये वो लाइन है। व्हाट इज दिस डिग्री ऑफ सैचुरेशन लाइन? अ लाइन showing relationship between gamma d and w for a particular degree of saturation, for a particular degree of saturation, for a particular degree of saturation. तो ये हो गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन लाइन। आपने एक डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपने फिक्स कर दिया, उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो रिलेशन मिल रहा है बिटवीन द गामा डी एंड डब्ल्यू, दैट विल बी गिवन बाय डिग्री ऑफ सैचुरेशन लाइन। वो कौन बताएगा? वो आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन लाइन बताएगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ओके, सारी बातें लिखी हुई हैं, एक एक करके हम उसको कवर कर देंगे। देखो यहां पे, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज माय डियर फ्रेंड, हमने तो थ्योरेटिकली क्या माना था? हमने थ्योरेटिकली माना था कि भाई मेरा जो गामा डी मैथ्स होगा, हमने तो थ्योरेटिकली ये माना था कि मेरा जो गामा डी मैथ्स होगा वो 100% सैचुरेशन लाइन पे आएगा। आएगा क्या? तो मेरे दोस्त यहां पे मैं लिख रहा हूं गामा डी मैथ्स थ्योरेटिकल। Now, this gamma d maths theoretical, you are going to obtain this gamma d maths theoretical. You are going to obtain for 100% saturation line. Yes or no? This gamma d maths theoretical, you are going to obtain for 100% saturation line, because ये theoretical बात हम कर रहे हैं। For a OMC ये जो बात अब कर रहे हैं थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, मतलब हम ये मान रहे हैं कि पूरा आपका एयर है वो बाहर निकल गया, राइट? ऑब्वियस बात है, जब पूरा एयर बाहर निकल गया तो ड्राई डेंसिटी क्या हो गया? बढ़ गया आपका। तो गामा डी मैथ्स थ्योरेटिकल हो गया, राइट? तो ये आपको क्या मिल रहा है? 100% सैचुरेशन लाइन मिल रहा है। दिस यू आर फाइंडिंग एट 100% सैचुरेशन लाइन, या एयर वॉइड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो 0% NA लाइन,
एनालाइन, क्लियर है बात, या 0% एनालाइन, एयर वर्ड लाइन। अब देखोगे यहां पे ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला, एक एक करके सारे पॉइंट लिखते हैं। देखिए यहां पे फॉर क्लेस क्या बोल रहे भाई, विथ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, विथ इंक्रीज इन water content, gamma d first increases, reaches maximum and then decreases, ठीक है बात, पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, द पॉइंट वेयर या ऐसे लिखो, द वाटर कंटेंट corresponding to maximum dry density, water content corresponding to maximum dry density, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, MDD, is referred as ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, इसी को हम क्या बोल रहे हैं दोस्त, वी आर रेफरिंग दिस एज अ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, वी रेफर दिस एज OMC। यस, नेक्स्ट पॉइंट, इफ वाटर कंटेंट इज लेस देन OMC, उसको हम क्या बोलते हैं, वी रेफर इट एज ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, इफ वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन OMC, इसको हम क्या बोलते हैं, वी रेफर इट एज वेट ऑफ ऑप्टिमम, इसी को बोलते हैं वेट ऑफ ऑप्टिमम। ठीक है बात यहां तक क्लियर आपको यहां तक। अब देखो यहां पे अगला पॉइंट हमने क्या बोला, maximum dry density cannot be obtained at 100% saturation, because as soon as hammer is lifted, some amount of air penetrate inside, hence maximum dry density is obtained at 85 to 95% degree of saturation, कितने पे मिल रहा है दोस्त, 85 to 95% डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल रहा है। अब देखो सब लोग ध्यान से, तो यहां पे मेरा गामा डी मैथ्स निकालना है हमको, तो गामा डी मैथ्स का क्या फॉर्मूला है, जी गामा डब्ल्यू, गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अब मेरा यहां पे ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, नथिंग बट डब्ल्यू जी बाई एस। इज इट क्लियर टू एवरीवन, तो यहां से आपका गामा डी मैथ निकल जाएगा इस फॉर्मूला से।
इस फॉर्मूला से आप क्या बता सकते हो, यू कैन टेल द वैल्यू ऑफ गामा डी मैथ्स, यू कैन टेल द वैल्यू ऑफ गामा डी मैथ्स। अब देखेंगे सब लोग ध्यान से। तो हमने क्या बोल दिया कि भाई गामा डी मैथ्स कैसे निकालना है, इट इज नॉट ऑब्टेन्ड एट 100% सैचुरेशन और सम अमाउंट ऑफ एयर विल बी देयर, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। हमने क्या बोला, लाइन showing definite relation between gamma d and water content for a particular degree of saturation, for a particular degree of saturation is referred as what? इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्त, सैचुरेशन लाइन। कैसे निकालेंगे रिलेशन, देखिए यहां पे गामा डी इक्वल टू, आपने क्या बोला, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई बोला। नाउ ई बराबर आपने क्या बोला, आपने बोला जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू जी बाई एस। तो नाउ फॉर अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैन यू सी विथ अदर पैरामीटर कांस्टेंट द रिलेशन बिटवीन गामा डी एंड डब्ल्यू, यस और नो। तो यहां से आप कर्व प्लॉट कर सकते हो, विद दिस यू कैन प्लॉट द कर्व। इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर वेरिएशन नहीं है, ये आपका एक कर्व का फॉर्म होगा। सिमिलरली माय डियर फ्रेंड, अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, a line showing a definite relation between gamma d and w for a particular percentage of air voids is referred as what? Na line। इसी को हम क्या बोलते हैं, Na line। कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे आपने क्या लिखा, गामा डी इज इक्वल टू 1 माइनस Na जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, यही फॉर्मूला है दोस्त। सो फॉर अ पर्टिकुलर परसेंट ऑफ एयर वॉइड्स, कैन यू सी द रिलेशन बिटवीन गामा डी एंड डब्ल्यू? सो फॉर अ पर्टिकुलर परसेंट ऑफ एयर वॉइड्स कैन यू सी द रिलेशनशिप बिटवीन गामा डी एंड डब्ल्यू? यस, दिख रहा है सबको? नाउ तो जब आप यहां पे बात कर रहे हो, जब आप बोल रहे हो 85% टू 95% सैचुरेशन लाइन, तो वहां पे कुछ, अगर हम उसी लाइन को हम एनए लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं विद सम परसेंटेज। क्या होगा वो आगे समझते हैं, देखिए यहां पे हमने क्या बोला, द थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी is obtained when all the air voids are removed. The theoretical maximum dry density is obtained when all the air voids are removed. मतलब void में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पानी होगा, राइट। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, theoretical maximum dry density इसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, गामा डी मैथ्स theoretical is obtained when all air voids are removed। अब अगर सारे एयर वॉइड्स रिमूव्ड हो जाएंगे दोस्त, तो उस सिचुएशन में डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा, 100%। और परसेंट एयर वॉइड्स, एयर है ही नहीं, तो परसेंट एयर वॉइड्स क्या हो जाएगा, 0% हो जाएगा।
डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका 100% हो जाएगा और परसेंट एयर वर्ड्स क्या हो जाएगा, इट विल बी 0%। तो अब देखिए यहां पे सब लोग, मेरे दोस्त, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आपका फॉर्मूला क्या बना, गामा डी मैथ्स थ्योरेटिकल, अभी जस्ट हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए फॉर्मूला लिखा था, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई बराबर क्या बोले आपने, डब्ल्यू जी बाई एस। आपका एस 100% है तो यहां पे क्या रखोगे, 1 रखोगे, मतलब फॉर्मूला क्या बन गया, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। सो दिस इज व्हेन यू आर फाइंडिंग द गामा डी मैथ्स थ्योरेटिकल। अब अगर आप Na वाला फॉर्मूला लगाओगे तब भी यही आना चाहिए, क्योंकि कुछ और तो आना नहीं चाहिए। देखो यहां पे गामा डी मैथ्स थ्योरेटिकल इज इक्वल टू 1 माइनस Na जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। नाउ अगेन फॉर गामा डी मैथ्स थ्योरेटिकल Na इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी हो जाएगा क्या। तो यहां से क्लियर हो गया 0% एयर वॉइड लाइन एंड 100% सैचुरेशन लाइन दोनों एक ही लाइन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बोलो यार हाँ या ना। सो यहां से क्या ये बात सबको क्लियर हो गई कि 0% डिग्री ऑफ सैचुरेशन लाइन, सॉरी 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन लाइन इज इक्वल टू 0% Na लाइन। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, क्या ये बात सबको समझ में आ गई, yes, is the point clear to everyone, is the point clear to everyone, yes। अब समझेंगे मेरे दोस्त, अब समझेंगे मेरे दोस्त, हम क्या बोल रहे हैं कि यार देखो 85% डिग्री ऑफ सैचुरेशन लाइन इज नॉट इक्वल टू 15% Na लाइन। 85% डिग्री ऑफ सैचुरेशन लाइन इज नॉट इक्वल टू 15% Na लाइन। क्यों सर, देखिए यहां पे हमने क्या सीखा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इज इक्वल टू 100%, राइट, एंड Na इज इक्वल टू N इंटू AC, यही हमने सीखा। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर 85% है तो एयर कंटेंट कितना हो गया, 15% हो गया, एयर कंटेंट इज 15%। माई पोरोसिटी लाई बिटवीन 0 एंड 1, 1 एक्सक्लूडेड, एंड एयर कंटेंट आपका 15% है, तो क्या ये इंप्लाई कर रहा है कि जो Na होगा वो 15% से कम होगा। टेल मी यस और नो। भैया मेरे, आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इज 100%, डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर 85% है तो मेरा एयर कंटेंट 15% है। अब परसेंट एयर वॉइड इज रिटन एज N इंटू AC, तो एयर कंटेंट अगर 15% और N वैल्यू 0 से 1 के बीच में, 1 एंड 0 आर नॉट इंक्लूडेड, मतलब साफ है कि जो परसेंट एयर वॉइड होगा 15% से क्या होगा, कम होगा। तो इसी कारण से आपको ये बात बोला गया कि ये दोनों सेम नहीं होते। ये सारे जो भी बात हमने किया है ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट बनते हैं। ये जितनी भी बात हमने की है ये सारी चीजें आपके ऑब्जेक्टिव में यूज होती है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है बात। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कॉम्पैक्शन कर्व फॉर क्लेस पढ़ा है, और वो भी बस एक सिंपल बातें जानी है। क्या जानी है कि भाई आप वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हो और कॉम्पैक्शन टेस्ट बार बार कर रहे हो, तो वहां से आपके अलग अलग पॉइंट्स आपको ये कर्व मिला है। वाटर कंटेंट आप बढ़ा रहे हो, क्या मिल रहा है कि आपको कॉम्पैक्टिंग आपका जो डेंसनेस वो बढ़ रहा है, बट टिल अ पॉइंट, आफ्टर दैट वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। सो दिस यू ऑब्टेन नॉट एट द 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन बट एट 85 to 95% डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोले कि आपने थ्योरेटिकल क्या माना था, सारा एयर वॉइड निकल जाए, दैट इज 100% सैचुरेशन। तो ऑब्वियसली बात है जब सारे एयर वॉइड निकल जाएगा आपको मैक्सिमम जो थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है वो मैक्सिमम से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बात आपको यहां पे लिखा है और सारी बातें आपको इन डिटेल लिखवा दी है, सारी बातें आपको इन डिटेल लिखवा दी है, राइट। सो पहले मैं सोचा था आपका ऑलरेडी टाइप में, बट सोचा चलो लिख देते, कोई बात नहीं, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है हमारे लिए, है ना। तो अगले क्लास में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। इन द नेक्स्ट क्लास दैट इज टुमारो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर सेम टाइम।
आपका रहेगा, आप आराम से आके क्लास अटेंड कर सकते हो। तो मेरे दोस्त, आपका जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। दैट बैच इज स्टार्टिंग बाय गुरुपाल सर। तो स्ट्रैटेजी ओरिएंटेशन जसपाल सर लेंगे और गुरुपाल सर आपको 9-10 PM पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। फॉर ज्वाइनिंग यू नीड टू यूज ओनली वन कोड रे बाबा। दैट कोड इज नथिंग बट BHAR10, BHAR10। सो यू कैन ज्वाइन यूजिंग दिस कोड, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अभी मेरे दोस्त आपका ऑफर चल रहा है। द ऑफर इज टिल 13th May, जहां पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, देखो 12 तारीख को आपका बैच शुरू हो रहा है, आपको उसमें ऑफर टाइम दिया जा रहा है। यू कैन प्लान योर सब्सक्रिप्शन, यू आर गेटिंग 20% ऑफ। अगर आप अभी ले रहे हो ना तो 20% ऑफ मिल रहा है। जनरली अभी जो भी कोड हो गया वो 5% डिस्काउंट का हो गया है, ठीक है। तो अभी आपको वही कोड से अगर आप BHAR10 कोड लगाते हो तो आपको 20% का ऑफ मिल रहा है टिल 13th May, राइट। तो अगर आप प्लस ले रहे हो 12 मंथ्स का, आपका फीस 47,000 है। आपका जो कोड लगने के बाद आपको 38,094 पड़ रहा है। अगर आप मान लो 13 के बाद प्लान करते हो तो आपका यही 5% सिर्फ आपको डिस्काउंट मिलेगा। दैट इज रफली अराउंड 2,000, राइट, रफली अराउंड 2,000। अभी आपको 9,524 का आपका डिस्काउंट है, तो आप प्लान कर सकते हो। दिस इज फॉर प्लस। सेम आपका हर किसी में आपका 15% का डिफरेंस आ जाएगा अगर आप अभी ना लेके 13 के बाद लेते हो। तो ये आपका प्राइस लिस्ट है, ठीक है। आपको फॉर द 24 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ सारा दिखा हुआ है। तो आप इस पे BHAR10 कोड लगा के अप्लाई द कोड BHAR10 टू अवेल 20% डिस्काउंट ऑन योर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। देखो फायदा क्या होता है जब आप प्लस में आते हो, ठीक है, या आइकॉनिक लेते हो, तो यहां पे देखो यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस इन क्लास। आपको जो बैच करना करो, जो क्लास करना करो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ऐसा नहीं है कि आपको इसी टीचर से पढ़ना है सब्जेक्ट, यू हैव द ऑप्शन, राइट। और प्लस अगर आप BHAR10 कोड लगा रहे हो तो आपको मेरा मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिल रहा है। तो आपको सब कुछ हम बताते ही है। आप लाइव क्लास में डाउट क्लियर कर सकते हो, विच इज द बेस्ट पार्ट, है ना। और जो टाइम गैप होता है वो मिनिमम होता है, कहने मतलब आपने वहां पे लिखा और हमने जवाब दिया, तो ये होता है। साथ ही साथ अगर आप आइकॉनिक ले रहे हो तो आपको प्रिंटेड नोट्स एंड PYQ बुक्स भी आपको मिल रहा है आपके हार्ड कॉपी के फॉर्म में। एंड आपके ऐप में 5600 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो आप जाके वहां पे क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है सर कि मैं वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकता हूं तो देयर इज द ऑप्शन ऑफ EMI ऑल्सो। अगर क्रेडिट कार्ड है वेल एंड गुड, उससे चल जाओ। बजाज फाइनेंस कार्ड है, उससे चल जाओ। मान लो आपके पास कुछ भी नहीं है तो देयर इज अ लोन चांस ऑल्सो। लोन में क्या होता है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, विद इन 2 आवर्स प्रॉपर अप्रूवल होकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर कोई क्वेरी है यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई नंबर। आप सबके पास मेरा नंबर कहीं ना कहीं से तो होगा ही, तो आप वहां से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड आई विल हेल्प यू थ्रू दिस, राइट। अब भूलना नहीं मेरे दोस्त, जैसे जोमेटो बोलता है ना, कोई भी जीते बिरयानी तो मेरी तरफ से। सिमिलरली मैं बोलता कोई भी एग्जाम की तैयारी हो, चाहे वो गेट हो, चाहे ESE हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। सो फॉर दैट यू नीड टू ओनली यूज द कोड दैट इज BHAR10। यू अप्लाई द कोड BHAR10 एंड कम अंडर माय पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस, राइट। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। मैं सेशन को क्रिस्प रखना चाहूंगा और जितना देर आपने समय दिया है उस समय को प्रॉपर यूटिलाइज हो इसकी कोशिश करूंगा, राइट। थैंक यू एवरीवन, मीट यू फॉर टुमारो फॉर कंप्लीशन द compaction lecture. Thank you.